गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। मेरे प्यारे बच्चों, आज डे 5 में फ्रिक्शन का कंप्लीट रिवीजन करेंगे विद इन 20 मिनट। 20 मिनट के बाद जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट में जो आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट विद फ्रिक्शन। पहला जो चीज़ समझा जाता है कि जैसा आपको पता है कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन देयर इज अ फ्रिक्शन, ऑलराइट। सो अगर आपके पास फ्रिक्शन है, सपोज कि यहाँ पे ये एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ब्लॉक, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा। तो R बराबर क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा है, दो तरीके के होते हैं फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब बॉडी मोशन में है तो उस पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू क्या होती है, डेट इज फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑलराइट। और एन क्या है, नॉर्मल है, बॉडी का नॉर्मल। अगर जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अगर ये 10 kg का ब्लॉक है, इसका इस कॉन्टैक्ट जो जिस सरफेस में रखा है इसका 0.5 फ्रिक्शन है, तो कह रहा है जस्ट बिफोर स्टॉप डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमसे क्या पूछा कि जस्ट बिफोर स्टॉप डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये बताना है। तो देखें, अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। एक तो लग रहा है इसका वेट, ठीक, डेट इज एम इंटू जी, और इस पर उतना ही नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, वेट और नॉर्मल। मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज टू बी 100 न्यूटन। तो अगर यहाँ पे ये इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, डेट इज एफ लिमिटिंग या एफ की मैक्सिमम वैल्यू जो इस पर लग सकती है, डेट इज म्यू एस इंटू एन। मतलब 0.5 इंटू एन की वैल्यू 100, तो आपके पास कितना 50 न्यूटन का इस पर फोर्स लगेगा, जो इसको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। अब अगर आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फोर्स लग रहा है, तो आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ नेट बराबर एम इंटू ए। अगर यहाँ पे देखिए एफ नेट क्या क्या लग रहा है, एफ नेट में यहाँ पे सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन है, इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास कितना है 10 kg, इंटू एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन नहीं बल्कि ये रिटार्डिंग फोर्स होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज ए रिटार्डिंग फोर्स। मतलब ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये रिटार्ड होगी। तो कितना दूरी चलेगा ये पूछा है आपसे। तो आपको पता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। अच्छा, एक तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, समझ में आ रहा है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, जस्ट बिफोर स्टॉप बोला है। और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे रिटार्डिंग हो जाएगा, इंटू एस। तो यहाँ से अगर देखें तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस बराबर 10s बराबर 100, तो एस बराबर 10 मीटर। तो इसका मतलब ये बॉडी जस्ट बिफोर स्टॉप दिस बॉडी विल कवर हाउ मच डिस्टेंस, दैट इज टू बी 10 मीटर। बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कि यही सेम सिस्टम अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे जाता है तो फिर चीज़ें कैसे बदलती हैं वो देखते हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। एक तो आपके पास ऊपर वेलोसिटी दिया है, अगर मास m है इसका, वही सेम चीज़ है, 10 kg का मास है, तो m इंटू जी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और इसका ये कंपोनेंट यहाँ पे और एक नॉर्मल यहाँ पे, और यहाँ पे एक कंपोनेंट वेट का एक कंपोनेंट, डेट इज एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। आपको कॉन्सेप्ट अब देखें, फ्रिक्शन जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। मतलब एक तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन के फोर्स पहले हम लिख लेते हैं, डेट इज म्यू इंटू एन, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.5 ही ले लेंगे, 0.5, ठीक। तो 0.5 इंटू एन की वैल्यू क्या किसके बराबर हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा। एम इंटू जी की वैल्यू 100 आ जाएगी,
और cos ऑफ 37 आपको 37 का बेसिक फंडा पता है, ये 3 ये 4 ये 5 ये 37, तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो यहाँ पे ये 80 हो जाएगी। 80 मतलब ये 40 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और यहाँ पे mg का एक कंपोनेंट नीचे लगेगा, मतलब 40 न्यूटन प्लस m इंटू जी साइन आप 37 करेंगे, साइन 37 और 3/5, तो मतलब 100 इंटू 3/5, तो वैल्यू कितना 60। तो ये दोनों नीचे लग रहे हैं, तो ये बराबर एफ नेट बराबर m इंटू ए, मास जो है 10 न्यूटन 10 kg इंटू रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा a। इस केस में a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलर प्रॉब्लम था बट वो क्या था, एक प्लेन सरफेस पे था, जबकि यहाँ पे क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस पे आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी चेंज। वहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन कितना मिला था, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली थी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे कितना मिल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन एज एक्ट एज ए रिटार्डिंग फोर्स, ये रिटार्डेशन है बेसिकली। अब आपको पता है कि हमें डिस्टेंस कवर्ड बतानी थी, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। तो ये तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 10 इंटू एस पूछा है, मतलब एस की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर आ गई। वहाँ पे 10 मीटर चलने के बाद रुका था, जबकि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है 5 मीटर पे ही रुक जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ, उसी डायरेक्शन में वेट का एक कंपोनेंट भी लग रहा है। इसका मतलब वो दोनों इफेक्टिव हैं उस ब्लॉक को रोकने के लिए। ठीक, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद वो मैक्सिमम रिटार्डिंग फोर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज μs इंटू एन। μs मतलब that is static coefficient of static friction, that is μs, ऑलराइट। तो यहाँ पे μs इंटू एन ये फार्मूला लिख लेंगे। फिर बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, आपने ऐसे रख दिया और आपने एंगल बढ़ाते गए अप टू विच द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग, ऑलराइट, just before the body starts sliding, and angle at which just before a body starts sliding, that is called as angle of repose। तो यहाँ पे आप ये दोनों कंपोनेंट अगर देखें तो n की वैल्यू किसके बराबर है mg cos थीटा के, और यहाँ पे फ्रिक्शन किसके बराबर mg sin थीटा के। तो दोनों अगर डिवाइड कर दें तो fs बाई n, तो tan थीटा आ जाएगा। तो ये जो आपके पास एंगल ऑफ रिपोज है डेट इज टू बी थीटा, सो थीटा इज टू बी हाउ मच, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, ऑलराइट। सो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज। अब बात करते हैं, सपोज ये एक प्रॉब्लम ये भी है बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए कि आपके पास 0.5 का ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो 40 cos 37 मतलब 4/5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 चौक 20 4 चौक 16 16 न्यूटन। और यहाँ पे एक फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ, ये वैल्यू कितनी, डेट इज 40 इंटू इसका कंपोनेंट अगर देखें साइन 37 डेट इज 3/5, तो वैल्यू कितना 5 चौक 20 4 12 न्यूटन। तो अगर यहाँ पे देखें तो आप उससे पूछा कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एफ नेट बराबर ma लगाना ही है, एफ नेट बराबर ma, लेकिन एफ नेट कितना लगेगा, एफ नेट एक तो ये फोर्स इसको खींच रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल चेंज हो जाएगा, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लगेगा 100 न्यूटन का नीचे की तरफ, समझ में आ रहा है ना, और ऊपर क्या लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा। इसका मतलब अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, वर्टिकली अगर स्टेबल है, वर्टिकली इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, तो n की वैल्यू की n प्लस क्या, n प्लस 12 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच, डेट इज टू बी 100। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर आ जाएगा 88 न्यूटन। एक तो नॉर्मल आ गया, अब नॉर्मल आ गया तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा। और आप क्या लगा सकते हो, एफ नेट बराबर ma, एफ नेट बराबर m इंटू ए। अब आपके पास एफ नेट क्या है, एक तो 16 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है जो इसको आगे की तरफ ले जा रहा है, और अपोजिंग फोर्स क्या क्या लग रहे हैं, अपोजिंग अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो हम यहाँ पे एफ एस की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डेट इज μs इंटू एन।
म्यू की वैल्यू क्या दिया है 0.5, 0.5 नॉर्मल कितना लग रहा है 88, नॉर्मल लग रहा है 88 मतलब 44 न्यूटन का ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक, जो कि इसको क्या कर रहा है अपोज कर रहा है। एक बात बताओ, आगे की तरफ 16 न्यूटन इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है और पीछे कितने फोर्स लग रहे हैं 44 न्यूटन, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये इतना फोर्स इसको अपोज कर रहा है, क्या कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से कम है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है? बात करते हैं इस वाले प्रॉब्लम पे। यहाँ पे अगर हम देखें, साथ साथ लिखते भी चलेंगे, यहाँ पे देखें तो एक ब्लॉक रखा है 10 kg का, टॉप व्यू बनाया हूँ, ये टॉप व्यू है 10 kg का, एक फोर्स ऐसे लग रहा है 40 न्यूटन का और दूसरा ऐसे लग रहा है 40 न्यूटन का। आपसे क्या पूछा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, और जिस भी सरफेस पर रखा गया, जैसे सपोज एक ब्लॉक रखा है ऐसे, ऊपर एक ब्लॉक रखा है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इस साइड आपकी तरफ लग रहा है बच्चों, इधर आपकी तरफ, एक इधर एक इधर, तो पहले हमें इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। वेट तो नीचे लग रहा है, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं इस पे, एफनेट बराबर एम ए तो लगाएंगे, लेकिन पहले हम कौन कौन से, ये 40 है, ये 40, तो इधर एक फोर्स लगेगा 40√2 का, 40√2 जो कि रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब अगर यहाँ पे अगर रिजल्टेंट फोर्स पता हो गया तो हम देखते हैं कि अच्छा इसमें कितने फ्रिक्शन फोर्स हैं। फ्रिक्शन फोर्स मतलब म्यू एस इंटू एन, तो फ्रिक्शन मतलब म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5 इंटू एन की वैल्यू, एन इज नॉर्मल, नॉर्मल कितना हो जाएगा, अगर हम ऐसे ब्लॉक रखा है ऊपर से देख रहे हैं और 10 kg का ब्लॉक है तो कितना नीचे वेट लगेगा, डेट इज एम इंटू जी, समझ में आ रहा है, डेट इज एम इंटू जी, डेट इज 10 इंटू जी, मतलब ये 100 न्यूटन का, मतलब 50 न्यूटन का आपके पास क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन का जो इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। चले अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप वही न्यूटन का, न्यूटन्स एफनेट बराबर एम ए ही लगाएंगे, एफनेट बराबर एम ए। अब एफनेट है कितना, डेट इज 40√2 माइनस, इसको अपोज कौन कर रहा है, डेट इज 50 इक्वल टू मास कितनी वैल्यू है 10 इंटू एक्सेलरेशन हमें पूछा है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 40√2 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आया? अब बात करते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कौन फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, गलत जगह लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी समझ लेते हैं चीज़ें। 2 चीज़ें बताऊँगा, एक तो आपके पास एक फोर्स लग रहा है जो कि ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं है। हाँ, नीचे वाले ब्लॉक में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, एब्सेंट है। तो आपसे एक बात बताओ कि इसमें पूछा जाएगा कि एक बात बताओ कि दोनों बॉडी एक साथ चलें, द बॉडी इज मूविंग टुगेदर। अब कोई बॉडी अगर एक साथ चल रही है उसका मतलब क्या है, सिंपल, उसका सिंपल सा मतलब है देयर एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल। अगर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा द बॉडी विल सेपरेट आउट। जैसे आपके पास सपोज एक मार्कर है, ये पेन है, ये अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं, अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं इसका मतलब दोनों का एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल है। बट अगर मैं ये मार्कर है, अगर मैं मान लो कि अगर हाथ झटके से खींच लो मार्कर क्या हो, डी अटैच हो जाएगा। देयर इज ए कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट, इट मीन्स व्हेन बॉडी इज सेपरेटेड देयर एक्सेलरेशन मस्ट बी डिफरेंट। अ बॉडी इज मूविंग टुगेदर, इट मीन्स देयर एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा व्हेन 60 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन द 10 kg ब्लॉक, फाइंड द कंडीशन द बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। सो आप क्या कर सकते हो, ए बराबर एक्सेलरेशन, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, ए बराबर एफ नेट बाई एम, तो एफ नेट मतलब 60 न्यूटन अपॉन मास कितना है 30, तो इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, ध्यान से चीज़ें समझें, ये इस पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस वाले ब्लॉक पे। इसके अगर इसका BD बनाएं तो यहाँ पे आपके पास 10 kg ब्लॉक है, इस पे कितना लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। तो इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, डेट इज म्यू एस इंटू एन।
डेट इज म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू 0.5 और नॉर्मल 10 kg है, मतलब 100, मतलब 50 न्यूटन का। तो इस पे जो है फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना, 50 न्यूटन का। अब फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन का, तो एक बात बताएं, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, ये फ्रिक्शन जो है यही फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है इस नीचे वाले ब्लॉक को साथ में ले जाने के लिए। देख लें तो यही फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है नीचे वाले ब्लॉक को साथ में ले जाने के लिए। तो अगर यहाँ पे 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे देखें, अब एक बात बताएं कि अगर यहाँ पे अगर ये साथ चलने की कंडीशन साथ साथ चलते रहें, इसका मतलब अगर इस वाले ब्लॉक पे 20 kg वाले ब्लॉक पे 20 kg वाले ब्लॉक पे देखें ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 2 kg का है। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सेलरेशन आएगा इसका एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम इतना लग सकता है। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग ओवर हियर। इससे कम भी लग सकता है, ज़्यादा तो नहीं लगेगा। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, ज़्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। अब अगर देखें तो ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, अगर 20 kg का ऑब्जेक्ट है इस पे, मतलब इस पे फोर्स रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कितनी है, 40 की, और लग कितना रहा है लग कितना रहा है 50 न्यूटन। इट मीन्स जो भी लिमिटिंग जो इसके साथ चलने की कंडीशन है, वो फुलफिल हो रही है, ऑलराइट। तो यहाँ पे 40 भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास दिस इज द मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों साथ में चलने हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड थिंग कि अगर दोनों को अलग अलग चलना है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा तो दे विल मूव डिफरेंट, दे मूव सेपरेटली, ऑलराइट। सेम यही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पूछा कि ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू बताइए, यहाँ पे फोर्स की मिनिमम वैल्यू बताइए कि ये दोनों साथ चलें। ठीक, कॉन्सेप्ट वही है कि दोनों साथ चले, दे विल मूव टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल कितना हो रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे बोला कि दे आर स्लाइडिंग टुगेदर, ठीक है। एफ की वो मिनिमम वैल्यू बताइए सो दैट दे स्लाइड्स टुगेदर, ऑलराइट। अब यहाँ पे अगर हम ये 10 kg ब्लॉक है, ये 20 kg ब्लॉक, तो क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितना, फ्रिक्शन। तो इस पे फ्रिक्शन, अगर ये नीचे वाले फोर्स पर ध्यान से देखें फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है। अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, मतलब ये आगे जा रहा है, ये पीछे जाएगा। इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो अगर इस वाले नीचे वाले ब्लॉक पे अगर यहाँ पे लगेगा, तो इस वाले ब्लॉक पे किधर लगेगा, आगे लगेगा। तो ये दोनों में चेंज हो गया। यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन। यहाँ पे देखें म्यू इंटू एन करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो यहाँ पे भी 50 न्यूटन। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी थी, किस दोनों जो है स्लाइड करें, दे आर स्लाइडिंग टुगेदर। अब हमें क्या है कि दोनों में अगर एक्सेलरेशन देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 50, इस पे क्या फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, तो 50 एफ इज इक्वल टू एम की वैल्यू 10 इंटू ए ऑफ 10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन एट 10 kg। सो एक तो पहला इक्वेशन ये हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा 20 kg के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी थी, माइनस फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कितना 50 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चूँकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये वैल्यू कितनी, एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 20 इंटू 5 प्लस 50, तो वैल्यू कितना 150 न्यूटन। 150 न्यूटन, दिस इज द मिनिमम फोर्स
विच इज अप्लाइड ऑन द 20 kg ब्लॉक। अगर आपने 160 न्यूटन लगा दिया फोर्स तो दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। दिस इज द मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स, मिनिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ 20 kg सो दैट दे आर स्लाइडिंग टुगेदर। ऑलराइट, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो अब हम 20 मिनट में पूरा रिवीजन कर लिए हैं। अब नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is placed on a truck which accelerate with acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लेते हैं ये ट्रक है, ठीक। इस ट्रक पे जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ठीक, 1 kg, कितने kg का? 1 kg का। और ये ट्रक एक्सलेट कर रही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ट्रक इज 0.6। ये जो म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 0.6। द फ्रिक्शन एलोंग फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अलोंग द ब्लॉक इज। तो हम देखते हैं कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस पर। एक तो इसका वेट लगेगा, डेट इज m इंटू जी। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? n बराबर m इंटू जी, मतलब m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10 लेते हैं तो वैल्यू कितनी? 10 न्यूटन नॉर्मल। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू 10, तो वैल्यू कितना? 5 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स ये लग रहा है। अब अगर ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 0.6 है, 0.6 मतलब 6 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इस पे मैक्सिमम जो फोर्स लग सकता है 6 न्यूटन का लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन एक बात ये समझें कि इस पे फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना लग रहा है। अप्लाइड फोर्स अगर हम देखें तो अप्लाइड फोर्स अगर हम देखें डेट इज m इंटू ए, जो इसको खींच सकता है। अब ये जो फोर्स इस पर लग रहा है, मास कितना है? 1 kg 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेट हो रहा है, तो 1 इंटू 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है। जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना उससे कम अप्लाइड फोर्स है। इसका मतलब जो एक्चुअल फ्रिक्शन इस पे लगेगा, अब ये तो मैक्सिमम है, लग कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन। तो इसका मतलब जितना फोर्स अप्लाइड है ना उतने के बराबर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। तो इसका मतलब इसका आंसर अप्लाइड फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 न्यूटन। ये 6 न्यूटन नहीं होगा। 6 न्यूटन इज द मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। जबकि अप्लाइड फोर्स सिर्फ कितना लग रहा है? सिर्फ 5 न्यूटन का। इसका मतलब उसी के बराबर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ गया बच्चों? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है इसमें कि इस तरीके से एक ट्रक है, इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू, ठीक है। इनके बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। पूछ रहा है द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ड सच दैट विल प्रिवेंट ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। आपने देखा होगा जब आप कभी तेज़ दौड़ते हो तो अगर कोई मान लें कि कोई पत्ता है, कोई लीफ है जो आपके यहाँ से चिपक गया है तो वो भी साथ में गिरता नहीं। लेकिन जनरली क्या होगा, अगर कोई लीफ है तो नीचे गिर जाएगा, पत्ती नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब आप दौड़ रहे होते हो तो पत्ती नीचे नहीं गिरती, जस्ट बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या क्या है, इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। एक तो वेट लग रहा है और इस पर क्या लग रहा है, एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज म्यू इंटू एन। अब ये म्यू इंटू एन जो है भाई ये ज़्यादा होगा तभी ये नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब म्यू इंटू एन की जो वैल्यू, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम इंटू जी। अब इसका मतलब ये है कि अब एन की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये एक्सलेट कर रही है अल्फा से, मास एम है, तो इस पर एक इनर्शिया फोर्स लगेगा। चूंकि आप इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे होते, एक इनर्शिया फोर्स लगेगा, मतलब इस पर नॉर्मल जो लगेगा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू वो इनर्शियल फोर्स के बराबर, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू अल्फा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब म्यू इंटू एन की जगह क्या रख सकते हैं, एम इंटू अल्फा इज ग्रेटर देन एम इंटू जी। तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू। सो दिस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू। सो दिस इज द रिलेशन। समझ में आ गया?
तो क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं, थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि नीट के एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, the coefficient of static friction between them is 0.5. The distance that the box will move relative to the belt before coming to rest. अब आपसे क्या बोला कि एक कन्वेयर है, मान लिया एक कन्वेयर है, दिस इज द कन्वेयर, आपने उस पर क्या लगा दिया, एक यहाँ पे ब्लॉक रख दिया ऐसे, जेंटली ड्रॉप ऑन इट। अब यहाँ पे कन्वेयर जो कि स्पीड इसकी कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, कितना 2 मीटर पर सेकेंड। द ब्लॉक इज जेंटली ड्रॉप ऑन इट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, इनके और इनके बीच में 0.5, म्यू बराबर 0.5 का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इनके बीच में। द डिस्टेंस दैट बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। अब यहाँ पे कौन कौन से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही, अब फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन भी होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू देखते हैं, डेट इज म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन की जो रिटार्डिंग, जाहिर सी बात है कि अगर आपने यहाँ पे छोड़ा है, अगर इनके बीच फ्रिक्शन है तो ये ब्लॉक रुकेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू इंटू एन बराबर एम इंटू जी डिवाइडेड बाई एम कर देंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो एम कैंसिल, इसका मतलब म्यू इंटू जी, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब आपको पता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। इन्हीं फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0, आस्किंग फॉर द जेंटली ड्रॉप डाउन इट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ताकि बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट, ठीक। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा जब वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दिया है, यस, द कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास म्यू बाई जी, म्यू की वैल्यू कितना दिया है 0.5 इंटू जी की वैल्यू 10, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन होगा, इंटू एस, हमें एस पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मतलब 10s बराबर 4 या s बराबर 4/10, ठीक। तो यहाँ पे 0.8 मीटर चलने के बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि a heavy uniform chain lies on a horizontal table top. If the coefficient of friction between chain and table is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can be hang over the edge of the table. तो यहाँ पे एक टेबल है, देखें ध्यान से चीज़ें, यहाँ पे एक चेन ऐसे लटकाई गई है, इस तरीके से चेन लटकाई गई है। मान लिया जो चेन लटक रही है उसका लेंथ x है, और यहाँ पे एक रो मान लिया मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन, या लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं इसको, मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब यहाँ पे इसको ये टोटल लेंथ L है, L इज द टोटल लेंथ ऑफ द चेन, टोटल लेंथ ऑफ चेन, ठीक है। L इज द टोटल लेंथ ऑफ द चेन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी L माइनस एक्स। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, डेट इज म्यू इंटू एन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस की वैल्यू डेट इज म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है m इंटू जी। तो मास तो ठीक है, मास कैसे लिखेंगे, डेट इज L माइनस एक्स इंटू रो, ठीक, रो इंटू लेंथ, ये मास हो जाएगा, इंटू जी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इस पे जो लटक रहा है m इंटू जी, मतलब x इंटू रो इंटू जी, ये आपके पास, अब ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, कितना ये लटक सकता है, तो इसका मतलब कि म्यू इंटू एल माइनस एक्स इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू एक्स इंटू रो इंटू जी, जी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब म्यू इंटू एल माइनस
एक्स इंटू रो बराबर एक्स इंटू रो, एक काम करें रो रो भी कैंसिल आउट कर दें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू एक्स बराबर एक्स, तो उसको उधर कर लेंगे तो एक्स प्लस म्यू इंटू एक्स बराबर म्यू इंटू एल, एक्स कॉमन ले लेंगे 1 प्लस म्यू बराबर म्यू इंटू एल, ठीक है, या एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। अब म्यू की वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू दिया था कितना 0.25 इंटू लेंथ ऑफ द चेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द चेन, दैट इज टू बी आस्किंग फॉर लेंथ ऑफ द चेन एल मान लें, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू में 1.025, 1 प्लस 0.025, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1.25 एल इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25, तो यहाँ से कर दें 1/5 आ जाएगा ना, 1/5 मतलब L/5 मतलब लेंथ कितना 20%, L/5 मतलब लेंथ कितना हैंग कर सकते हैं, डेट इज टू बी 20%। अगर फ्रिक्शन इतना है 0.25 तो हम कितना हैंग कर सकते हैं, सिर्फ 20% हैंग कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये सारे फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट प्रीवियस ईयर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि अ ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन विथ स्लोप थीटा, द ब्लॉक स्लाइड डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज, आपको पता है कि जस्ट बिफोर स्लाइडिंग वाली कंडीशन है ये, अगर एक ब्लॉक रखा गया है तो अगर ये जस्ट बिफोर स्लाइडिंग है कंडीशन, इसका मतलब क्या है, अभी ब्लॉक नहीं स्लाइड कर रहा था, लेकिन जैसे ही एक लिमिटिंग कंडीशन आई इसके बाद क्या हुआ, दिस ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, इसका मतलब जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी डेट इज इक्वल टू म्यू, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन, ऑलराइट, सो म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ऑलराइट। सो और भी क्वेश्चन देखते हैं नीट प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, कंसीडर अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ऑलराइट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज हाउ मच, दैट इज 0.5, the shortest distance in which the car can be stopped। सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दिया है 72 इंटू 5/18 कर लेंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक। अब इसमें रिटार्डिंग फोर्स कितना हो जाएगा, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन डेट इज म्यू इंटू एम जी डिवाइडेड बाई एम कर देंगे तो एम एम कैंसिल, डेट इज म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू दिया है कितना 0.5, जी की वैल्यू 10, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयर इज ए रिटार्डिंग एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग ऑन द कार, ऑलराइट। सो हमें क्या पूछा, हमसे पूछा कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एस, सो इट कैन बी स्टॉप्ड, मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार is going to be 0, initial velocity is how much, that is to be 5 square minus 2 into initial velocity, yes, that is 20 square minus 2 into retarding acceleration, that is 5 into s, so 10s is equal to 400 or s can be 40 meter, so this is the shortest distance by which the car can be stopped, all right। so question number 7 समझ में आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, 10 Newton force acting on the horizontally on the block of 10 kg placed on the horizontal rough surface of coefficient of friction 0.5, ठीक। तो आपके पास इस तरीके से 10 kg ब्लॉक, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.5, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा है और इस पे फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन का, तो आप डायरेक्ट एफ नेट बराबर एम ए लगाएंगे, एफ नेट
F net is equal to m into a. What are the friction force acting? What is the friction force acting over here? That is mu into n. That is 0.5 into n बराबर. Here is the normal. What is the normal? That is m into g. That is to be 100. Alright. So this is to be 50 Newton. This is the friction force which is acting on this block. So F net is 100 minus 50. F net is equal to mass, that is to be 10 into A. Alright, everything is okay. So 50 is equal to 10 into A, or A is equal to 5 meter per second square. So this is the acceleration of the block which is acting on this system. Alright, हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि इस तरीके से एक सिस्टम बना है यहाँ पे, and there is a pulley and kinetic coefficient of kinetic friction is mu k, and this block is accelerating acceleration with A, and this is and this block is m2. So what are the forces which is acting over here? So first is the tension in the string. So T minus mu k into mg, m1g, F net is equal to m into A, that is m1 into A. So this is equation number 1. What is the equation number 2? That is to be F net is equal to m, F net is equal to m into A. So tension which is acting over here in upside, and whole the system is moving downward. It means F net, that is m2 into g minus T is equal to m2 into A. So this is equation number 2. By adding these two equations, what we will get? That is m1 plus m2 into A is equal to T, and T gets cancelled out. So mu k m1g plus m2 into g, everything is okay. So A can be written as, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? G कॉमन ले सकते हैं, तो G इज गोइंग टू बी कॉमन m2 प्लस m1 इंटू म्यू इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम. आस्किंग फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग. सो टेंशन कैसे निकालेंगे? किसी एक इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू T बराबर क्या लिख सकते हैं? T इज इक्वल टू, that is to be m2 into g minus m2 into a. So यहाँ पे m2 into g minus m2 into acceleration a. What is the acceleration a? That is to be, a can be written as g into m2 plus mu into m1 divided by m1 plus m2. बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग. समझ में आ गया बच्चों? सो फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इसमें फ्रिक्शन के जो कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी यूज कराता है. तो अब जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपका जो पीछे वाला, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करें, ये सारे चैप्टर एक्यूमुलेट हुए, मतलब कॉन्सेप्ट ऐड होते जाते हैं. ठीक, अब हमें अगर ये आपके पास आ गया, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, तो इसका सबसे अच्छा सर्कुलर मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन. ठीक, तो सर्कुलर मोशन में ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, फिर सर्कुलर मोशन, फिर आगे चल के रोटेशनल मोशन में सारे कॉन्सेप्ट कंबाइंड हो जाते हैं. ठीक, उसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों जुड़ते हैं. तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें और अपने डाउट्स पूछते रहें. 9427606087 पे आप अपने कोई सा भी फिजिक्स, जेईई मेंस, एडवांस और नीट के क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं इस नंबर पे. मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई दूंगा. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू ऑल ऑफ यू.